हेलो, नमस्कार एंड वेलकम टू ज्योग्राफी। अभी तक हम लोग भारत के फिज़िकल फीचर्स को पढ़ रहे हैं या भौतिक विभाजन को पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने हिमालय क्षेत्र को कंप्लीट किया। उसके पश्चात हमने उत्तर के विशाल मैदान को कवर करना शुरू किया। उसमें मैंने आपको कल एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया था नॉर्दर्न प्लेन्स का। इसमें आपको इस नक्शे के अंदर इस थार के मरुस्थल से लेकर के पूरी जो ये ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है, यह कहलाएगा नॉर्दर्न प्लेन्स या उत्तर का विशाल मैदान, जलोढ़क मैदान, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान या द ग्रेट गंगेटिक प्लेन्स। इसमें हम लोगों ने कल एक जनरल इंट्रोडक्शन और इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग इसके कुछ विभिन्न विभाजन हैं या उप विभाजन हैं कई सारे, उनका अध्ययन करेंगे। उसके अध्ययन के तौर पर मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था, सबसे पहले तो आप इस नक्शे में देखिए, ये है फिज़िकल मैप ऑफ गंगेटिक प्लेन्स। भारतीय विशाल मैदान का एक भौतिक नक्शा है जिसमें उसका प्रॉपर विस्तार आपको दिखाया गया है। इस प्रॉपर विस्तार में आप देखिएगा राजस्थान का थार, उत्तरी गुजरात का क्षेत्र, यहाँ से लेकर के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और ब्रह्मपुत्र का मैदान से लेकर के ये संपूर्ण क्षेत्र इसमें सम्मिलित किया जाता है। और जब हम लोग इसके अनेक विभाजन पे बात करेंगे, उससे पहले मैंने आपके लिए एक माइंड मैप निकाला है। इस माइंड मैप को आप समझिएगा। द नॉर्दर्न प्लेन्स, इसका हमने दो भागों में विभाजन किया है। सबसे पहले तो इसका रीजनल डिवीज़न है, फिर इसका अनुदैर्ध्य विभाजन किया जाता है। सबसे पहले क्षेत्रीय विभाजन में पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान इसमें सम्मिलित किया गया है। उसके पश्चात अगर हम लोग बात करें तो इसके अनुदैर्ध्य विभाजन में तो भाबर, तराई, बांगड़ और खादर में इसे विभाजित किया जाता है। अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये सभी विभाजनों को समझना, इसके कॉन्सेप्चुअल पार्ट को समझना, बिकॉज क्वेश्चंस अगर आएंगे प्रतियोगिता परीक्षाओं में तो भाबर किसे कहते हैं, तराई किसे कहते हैं, बांगड़ और खादर में क्या अंतर होता है, हिमालय क्षेत्र से लेकर के प्रायद्वीपीय क्षेत्र की ओर क्रम से जमाइए भाबर, तराई, बांगड़, खादर को। या फिर पंजाब रीजन में कौन कौन सी रिवर्स बहती है, या गंगा के मैदान को कितने उप विभागों में बांटा गया है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है ब्रह्मपुत्र मैदान के बारे में। तो हम इन सभी के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे और गहराई से इसके कॉन्सेप्चुअल पार्ट का भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात करेंगे भारत के उत्तरी भारत के मैदान का ऊर्ध्वाधर विभाजन। इसमें मैंने लिखा है उत्तर से दक्षिण दिशा में, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मतलब हिमालय का जो शिवालिक श्रेणी है उससे टच होती हुई जो डायरेक्शन है वहाँ से लेकर के क्रमशः प्रायद्वीपीय क्षेत्र की ओर उत्तर से दक्षिण दिशा में इस मैदान को तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला भाबर, दूसरा तराई और तीसरा है जलोढ़क मैदान। फिर आगे उसी जलोढ़क मैदान को दो भागों में खादर और बांगर के रूप में विभाजित करेंगे। अब मैं सबसे पहले चाहता हूं कि आप इस खूबसूरत से नक्शे को देखें। इसमें आपको भाबर, खादर, तराई ये सब चीज़ें समझ में आएगी। सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बनाओ माइंड में। जस्ट इमेजिन कि कोई भी नदी अगर तीव्र ढाल से किसी पर्वत से नीचे उतरती है तो पर्वत से नीचे उतरने के क्रम में इसके तीव्र ढाल होने के कारण इसकी अनेक चट्टानों को, पत्थर के टुकड़ों को तोड़ेगी, क्योंकि उसका वेग अधिक है, पानी की मात्रा अधिक है। तो पत्थर, कंकड़ और विशाल शिलाओं को तोड़ने के बाद जैसे ही वो रिवर इस ढाल से नीचे उतरी तो जहाँ पे उसे मंद ढाल मिला वहाँ उसे एकत्रित कर देती है। क्लियर है? तो इस नक्शे में आप देखिएगा, इस मैप में एक पर्वत दिखाया गया है। पर्वत से कोई रिवर नीचे की ओर बहेगी और जहाँ उसे समतल मैदान दिखना शुरू होगा वहाँ पर वो सभी कंकर, पत्थर, शिला के टुकड़े वो वहाँ जमा देगी। क्लियर है? तो यहाँ पर किसी भी नदी ने पत्थरों का जमाव किया। अब आपको थोड़ा सा समझने वाली बात है कि जब भी कोई रिवर बहेगी तो वो इन पत्थरों के बीच में से अंदर से प्रवाहित होती हुई निकलेगी। समझ गए? तो भाबर क्षेत्र की विशेषता क्या है? बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े, शिलाओं का जमाव। क्लियर है? और यहाँ पर नदी की विलुप्ति इसकी एक प्रमुख विशेषता है। हालांकि यहाँ पर कोई भी नदी विलुप्त नहीं होती है, बस वो दिखाई नहीं दे रही है। रिवर वहीं की वहीं है, नदी वहीं की वहीं है, पर बड़े बड़े पत्थर और चट्टानों के टुकड़ों के नीचे से और कहीं अंदर से वो रिवर प्रवाहित होती हुई निकल जाती है।
इसलिए ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि वहाँ पर नदी का अभाव है, जबकि वहाँ नदी नीचे की ओर से प्रवाहित होती है। अब इसके पश्चात जैसे ये क्षेत्र खत्म होता है, जहाँ पर वो रिवर सबसे पहले परिलक्षित होगी वो क्षेत्र होगा तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र की क्या विशेषता है? तराई क्षेत्र की विशेषता है कि ये समतल होगा, मंद ढाल वाला होगा और यहाँ पर नदियाँ अपनी द्रोणी में प्रवाहित नहीं होकर के फैल जाती है। जैसे भाबर क्षेत्र से पानी निकला और तराई क्षेत्र में पानी पूरी तरीके से फैल गया, यह कहलाएगा तराई क्षेत्र। तो मैंने और फिर आता है बांगर और खादर, इसको मैं अलग से इसका इंट्रोडक्शन दूंगा। बेसिकली बांगर और खादर में नदी द्वारा लाई गई मिट्टियों का जमाव है, कहीं पुरानी जलोढ़ है, कहीं नई जलोढ़ है। इसमें मैंने आपको समझाने के लिए ये लिखा है कि भाबर शिवालिक के दक्षिण में और उसके समानांतर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, जिसे भाबर कहा जाता है। यहाँ नदियाँ पर्वतीय भाग से नीचे उतरती है तो कंकर, पत्थर व भारी अवसादों के निक्षेपण पर्वत के किनारे पर कर देती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और इन्हीं अवसादों से भाबर का निर्माण होता है। पर्वत के उतरने के बाद भाबर में नदियाँ विलुप्त हो जाती है। हालांकि नदियों की स्थिति वही है, बस वो हमें दिखाई नहीं देती है। फिर हम लोग बात करते हैं तराई की। तो भाबर के दक्षिण में उसके समानांतर 10 से 20 किलोमीटर चौड़ी जो पट्टी है वह कहलाएगी तराई पट्टी। इस पट्टी में पुनः भाबर से निकलने के बाद जो नदियाँ प्रवाहित हो रही थी वो यहाँ परिलक्षित होती है, लेकिन वो एक निश्चित द्रोणी में, एक निश्चित मार्ग में प्रवाहित नहीं होकर के, क्योंकि ये मंद और समतल ढाल है, यहाँ पर रिवर्स का पानी फैल जाता है पूरी तरह से। तो यहाँ पर आपको सब तरफ पानी पानी दिखेगा, कीचड़ कीचड़ दिखेगा। एक तरह से दलदलीय क्षेत्र होता है। मलेरिया पेंडेमिक है, क्योंकि जहाँ पर वर्ष भर पानी जमा रहता है वहाँ पर मच्छरों का जमा होता है और यहाँ पर मलेरिया महामारी का प्रकोप हुआ करता था। आर्द्रता अधिक होगी तो वहाँ पर प्राकृतिक वनस्पतियों का विकास भी होगा और जैव विविधता की दृष्टि से भी तराई क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आप इस बात को समझिएगा। मैं अब आपके लिए एक उदाहरण के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ, जिस वीडियो में अपन भाबर और तराई क्षेत्र में कैसे नदियाँ विलुप्त होती है और वापस कैसे परिलक्षित होती है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो एक बार आप उस वीडियो को देखिए। अब आप इसमें देखिएगा, ये जो पत्थर के टुकड़े हैं ये तो है भाबर क्षेत्र, और ये जो ग्लास से पानी डाला जा रहा है ये पानी डाला जा रहा है जैसे कोई नदी का पानी पर्वतों से आ रहा हो। अब इस पत्थर के टुकड़ों में जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको पानी प्रवाहित होता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन आगे जहाँ मिट्टी है वह क्षेत्र है तराई क्षेत्र और उसमें वह पानी फैल जाता है। आप देख पा रहे होंगे कि आगे की तरफ वो पानी फैला हुआ दिखेगा आपको, तो वहाँ पर पानी का जमाव मिलेगा, पर पथरी क्षेत्रों में यह पानी का जमाव आपको नहीं दिखता है। यह भाबर क्षेत्र और तराई क्षेत्र का बेसिक अंतर है। फिर आगे हम लोग बात करेंगे जलोढ़ मैदान की। तो जलोढ़ मैदान का निर्माण कब होता है? जब नदियाँ अपने साथ महीन और सूक्ष्म अवसादों को समतल क्षेत्र में निक्षेपित कर देती है। मतलब अगर सिंपल भाषा में कहें तो कोई भी नदी अगर बहेगी तो वो अपने साथ बहुत सारा अवसाद लेके आएगी, और जहाँ उसका ढाल कम होगा वहाँ पर, क्योंकि उसको वह अवसाद को कैरी करने की जो क्षमता है, उस अवसाद को उठाने की क्षमता ख़त्म हो गई है, तो उस समतल क्षेत्र में वो उसे निक्षेपित कर देती है। उस निक्षेपित करने के क्रम में जिस मैदान का निर्माण होगा उसी मैदान को जलोढ़ मैदान कहेंगे। उस समतल क्षेत्र में उस अवसादों का जमाव। इस मैदान में क्या क्या बनता है, कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जैसे विसर्प बनेगा, ऑक्सबो लेक बनेगी, और थोड़े थोड़े अंतरालों में वहाँ बाढ़ आएगी। बाढ़ क्यों आएगी? आप समझिए इस बात को कि पर्वतों से जब रिवर बह रही है तो अपने साथ अब मास ऑफ वाटर लेके आ रही है, बहुत सारा पानी लेके आ रही है। अब उसे बहने के लिए ढाल चाहिए, अगर ढाल नहीं मिला तो पानी फैल जाएगा और बाढ़ आएगी। और इस मैदानी क्षेत्र में प्रौढ़ावस्था में बनने वाली अपर्दनीय और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ बनती है, जैसे बालुका, रोधिका, विसर्प, गोखुर जिले, गोमफित रिवर्स आदि। ये सब मैं आपको ये बेसिकली वो टर्मिनोलॉजी है जो हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। अब आप इसमें थोड़ा सा और इसकी बेसिक स्टडी कर सकते हैं, जो कि मैंने इसमें लिखा है। जैसे ब्रह्मपुत्र की जो घाटी का जो मैदान है वहाँ पर द्वीप और बालुका रोधिकाएँ उपस्थित होती है, जहाँ ज़्यादातर समय बाढ़ आती रहती है। नदी अपना रास्ता बदलकर गुम्फित वाहिकाएँ बना देती है, मतलब अपनी छोटी छोटी सब डिविजन्स में बढ़ जाएगी वो, क्योंकि वहाँ पर ढलान नहीं है। ढलान नहीं होता, जैसे आप एक बात सोचिए
कोई ढलानी क्षेत्र है और आप यहाँ से एक गिलास पानी डालिए तो पानी सीधा सीधा बहेगा, मतलब वो अपने मार्ग में बह रहा है। लेकिन कोई समतल क्षेत्र है और वहाँ पर आप एक गिलास पानी डालिए तो वो पानी अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर आपको उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली विभिन्न नदियाँ, उनका डेल्टा और कई सारी स्थलाकृतियाँ आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर अगला क्षेत्र को बात करने वाले हैं जलोढ़ मैदानों में भी बांगड़। मतलब पुराने जलोढ़ मैदानों को तो बांगड़ कहते हैं। ये बाढ़ के मैदानों के ऊपर स्थित होते हैं और खादर के मैदानों की तुलना में कम उपजाऊ होते हैं। जैसा कि अभी आपको मैंने नक्शे में दिखाया कि इस मैप में देखिए, बांगड़ वह क्षेत्र है ये वाला, खादर तो है थोड़ा सा ऊपर। ये देखिए, ये जो येलो येलो दिखाया हुआ ये तो खादर है, जो ग्रीन है उसके साइड में वह है बांगड़। ये पुराना जलोढ़ का मैदान है जहाँ पर पहले कभी रिवर्स अपने तटबंध बना करके अपने अवसादों का जमाव किया करती थी। लेकिन जैसे जैसे रिवर और डेवलप होती है, पुराने क्षेत्रों को छोड़ के नए क्षेत्रों में अवसादों का जमाव करती है। तो जो नए क्षेत्र होंगे वो तो होंगे खादर, जो पुराने क्षेत्र होंगे वो होंगे बांगड़। बांगड़ कम उपजाऊ होंगे अपेक्षाकृत खादर के। क्लियर है? अब मैंने लिखा खादर में लिखो, नवीन जलोढ़ मैदानों को खादर कहा जाता है। ये प्राय बाढ़ के मैदानों में स्थित होते हैं, मैंने बताया रिवर के जस्ट पास में होंगे। और यहाँ प्रतिवर्ष नदियों द्वारा निक्षेपण का कार्य किया, बिल्कुल नया नया निक्षेपण है। बांगड़ में तो कभी किया जाता था इसलिए वो पुराना है, जबकि खादर में जस्ट अभी नया नया निक्षेपण कार्य, सेडिमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ है। ये सर्वाधिक उपजाऊ मैदान होते हैं, पानी की मात्रा अधिक है क्योंकि यहाँ पर जो मृदा है वो एकदम नई मृदा है, इसलिए। अब ये तो हुआ खादर, बांगड़, तराई और इससे पहले वाला हमने क्या देखा था, तराई से पहले वाला उसे हम लोग कहते हैं भाबर, तराई, खादर और बांगड़। इस मैप को आप बहुत अच्छे से देखिएगा, इसमें आपको सारी की सारी चीज़ें बहुत क्लियर मिलेगी। पर्वत के जस्ट बाद में आपको मिलेगा भाबर क्षेत्र, कंकर पत्थर वाला। फिर आपको मिलेगा तराई क्षेत्र, वो दलदली क्षेत्र वाला जहाँ पे पानी फैल जाता है। उसके बाद अब देखिएगा, ये एक रिवर है जो मैं आपको ब्लू पेन से मार्क कर रहा हूँ। वो रिवर ऐसे बह रही है, बिल्कुल इस तरह से बह रही है। और इस रिवर के दोनों तरफ तो मिलेगा आपको खादर और दोनों तरफ के आगे की तरफ मिलेगा आपको बांगड़। ये चीज़ें आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपके दिमाग में हो जानी चाहिए। अब हम लोग इसके डिवीज़न का क्षेत्रीय डिवीज़न देखते हैं। मतलब उपरोक्त विभाजन के अलावा उत्तरी भारतीय मैदानों को क्षेत्रों के आधार पर हम लोग इसमें 4 भागों में विभाजित करते हैं। सिंधु गंगा का मैदान, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सभी आएगा। फिर गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्रा का मैदान। इसमें आप सब डिवीज़न को देख सकते हैं। इस मैप में आप देखिएगा, इसमें ये जो ब्लू लाइन मैं कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला जो एरिया है वो पंजाब हरियाणा का मैदान है। सेकंड वाला जो एरिया है ये है गंगा का मैदान। और तीसरा वाला जो है यह क्षेत्र है ब्रह्मपुत्र का मैदान। मतलब पूरे के पूरे मैदानी जो स्ट्रिप है उसको हम लोगों ने 3 भागों में विभाजित कर दिया। इसके बाद हम लोग जब बात करते हैं तो सिंधु के मैदान की हम लोग बात करते हैं। आप देखिएगा, सिंधु के मैदान में हम लोगों ने क्या देखा है, पंजाब हरियाणा मैदान की उत्पत्ति सतलज व्यास रावी नदी के निक्षेपण कार्य से हुई है और इसका विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में लगभग 640 किलोमीटर की लंबाई में और लगभग 300 किलोमीटर की चौड़ाई में पाया जाता है। और आप देखना, इसी मैदान के पूर्वी क्षेत्र में क्या पाया जाएगा, दिल्ली कटक। तो जिस क्षेत्र से ये गंगा के मैदान से अलग हो रहा है वह क्षेत्र कौन सा कहलाता है, दिल्ली कटक से ये गंगा के मैदान से अलग होता है और पश्चिम में यह पाकिस्तान तक जाता है। और अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर प्रमुख स्थलाकृतियाँ जिसमें धाया कहलाता है, खादर मेखला जिसे बेट कहते हैं, तथा नदी के कुछ तटबंध पाए जाते हैं जिसे यहाँ स्थानीय रूप से धोरो कहा जाता है। पंजाब का मैदान 5 दोआब से मिलकर बना है। दोआब मतलब क्या होता है, जैसे ग्रीन वाले मैप में देखिएगा, जब 2 रिवर्स आपस में मिलती है उसके बीच वाले क्षेत्र, ये जो बीच वाला क्षेत्र है वो काफ़ी उपजाऊ मैदानी क्षेत्र होगा। 2 नदियों के संगम, जैसे ये एक रिवर है, ये एक रिवर है, इन दोनों का यहाँ संगम हुआ। इस संगम से पहले जो ये बीच का जो ट्राइंगल एरिया बना है इसे कहेंगे दोआब। तो जैसे पंजाब में 5 दोआब हैं, इसीलिए उसका नाम पंजाब है। तो उन 5 दोआब को आप यहाँ स्टडी कर सकते हैं। इन 5 दोआब का मतलब होता है सिंधु सागर दोआब, चाज, रचना, बारी और बिस्त दोआब। सिंधु सागर दोआब को आप देख सकते हैं,
यह दोआब, ये जो येलो कलर में दिखा हुआ है ना, दोआब का मतलब है बेसिकली वह मैदान जो दो तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। आप तो बस इतना याद रखिए, यहाँ पर तो है सिंधु नदी और यहाँ पर है झेलम नदी। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है यह कहलाएगा सिंधु सागर दोआब। अब है चाज दोआब। तो चाज में कौन कौन सी है? चेनाब नदी ये रही और झेलम नदी। इन दोनों के बीच का जो दोआब है वह कहलाता है चाज दोआब। फिर है रचना दोआब। रचना दोआब को आप देखिएगा तो आपको दिखेगा उत्तर में तो चेनाब नदी और इसके जस्ट दक्षिण में है यहाँ पर रावी नदी, तो इसे कहते हैं चेनाब दोआब। और उसके बाद आपको आएगा बारी दोआब। इसके अंदर आप देखिएगा इसमें ब्यास नदी और रावी नदी के बीच का जो क्षेत्र है, ये पर्पल कलर के अंदर दिखाया गया है, ये है बारी दोआब। और फिर आता है बिस्त दोआब जो कि सतलज नदी के आसपास का क्षेत्र है। ऐसे दोआब के एग्जाम्पल आपको और भी कई जगह मिलेंगे। ये स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है जो पंजाब के अंदर 5 दोआब बनते हैं। जैसे अब मैं आपको बात करूँ, दिल्ली भी एक तरह का दोआब के क्षेत्र में आएगा, क्योंकि सतलज नदी और यमुना नदी के बीच का ये क्षेत्र है ये कहलाता है दिल्ली दोआब। गंगा और जमुना के बीच का क्षेत्र भी दोआब क्षेत्र कहलाएगा। हर दो नदियों के बीच का ट्रायंगुलर ना भी हो तो ऐसा क्षेत्र जो दो रिवर्स के बीच में समानांतर बीच में है, उपजाऊ क्षेत्र है, उसे हम लोग दोआब कहते हैं। पंजाब मैदान की प्रमुख विशेषता ये दोआब्स हैं, इनका आप स्टडी कीजिएगा। फिर बात करते हैं हरियाणा मैदान में एकमात्र रिवर पहले बहा करती थी घग्गर नदी। यह मैदान अर्धशुष्क मैदान है, हरित क्रांति का प्रमुख केंद्र है। सिंचाई यहाँ पर नहरी प्रकार की है। बलुई दोमट मृदा हरियाणा मैदान में पाई जाती है। फिर अब हम लोग बात करेंगे राजस्थान के मैदान की। तो राजस्थान के मैदान का आप जब अध्ययन करेंगे तो आप उसको देखिएगा, यहाँ जो अरावली पर्वतमाला है इसके पश्चिम वाला क्षेत्र इसमें सम्मिलित किया जाता है, जिसमें शुष्क और अर्धशुष्क मैदानी भाग को इसमें सम्मिलित करते हैं। ये तो कहलाता है ड्राई एरिया, ये कहलाता है स्टेपी एरिया। इस दोनों क्षेत्रों को हम लोग इसमें सम्मिलित करते हैं। जैसा कि मैंने इसमें दर्शा रखा है, अरावली पर्वत के पश्चिम में स्थित मरुस्थलीय और बागड़ क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित करते हैं। लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर का यह मैदान है। इस मैदान के निर्माण में पवन क्रिया का महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ पवन क्रिया ही नहीं, जब हम लोग इसके इतिहास की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कई सारी खारी झीलों की अवस्थिति है। और यहाँ की मृदा जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है, यहाँ की मृदा और खारी झीलों की अवस्थिति ने हमें ये दर्शाया है कि कहीं ना कहीं यह पहले सागरीय क्षेत्र का भाग था। इस मैदान का एक प्रमुख भाग कौन सा? बालूका स्तूपों से ढका हुआ है, जहाँ दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में तो अनुदैर्ध्य, वहीं पूर्वी भाग में अनुप्रस्थ बालूका स्तूपों की प्रधानता रहती है। हम लोगों ने पहला डिवीज़न देखा है जिसमें सिंधु के मैदान को देखा है। अब हम बात करेंगे गंगा के मैदान को, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, गंगा का मैदान। गंगा के मैदान में अगर हम लोग बात करें तो यह मैदान लगभग 1400 वर्ग किलोमीटर, इसमें किलोमीटर लिखा हुआ है, 1400 किलोमीटर की लंबाई में, पश्चिम में यमुना नदी से पूर्व में बांग्लादेश तक की सीमा तक है। औसतन इसकी चौड़ाई 300 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है। उत्तर में शिवालिक और दक्षिण में प्रायद्वीपीय क्षेत्र से यह एरिया आवृत है। आप देखिएगा, ये तो है भारत का प्रायद्वीपीय भाग, इसको मैं यहाँ एक बाउंड्री कर दूँ, और यहाँ है भारत का शिवालिक हिमालय। इन दोनों के बीच का जो ये क्षेत्र है, यह क्षेत्र जो मैदानी क्षेत्र जो है इसे कहेंगे गंगा का मैदान, द ग्रेट गंगेटिक प्लेन्स ऑफ इंडिया। इसमें हम लोग बात करें, इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3.5 लाख वर्ग यहाँ वर्ग किलोमीटर है, जो कि गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाया जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक बार रोक करके एक मैपिंग का काम देता हूँ, प्लीज़ आप कीजिएगा। सबसे पहले आप देखिएगा गंगा नदी की उत्पत्ति जिस गंगोत्री ग्लेशियर से हो रही है वो कहाँ है। उसकी उत्पत्ति के पश्चात इसके साथ में कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। यमुना कहाँ बहती है, यमुना की सहायक नदियाँ कौन सी है। घग्गर कहाँ है, घग्गर की सहायक नदियाँ कौन सी है। रामगंगा कहाँ है, कोसी कहाँ है, सोन नदी कहाँ है। गंगा की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं उसको आप उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, इन सब के भौतिक नक्शे में या फिजिकल मैप में, एटलस में प्लीज़ देखिएगा। हालांकि मैपिंग का एक अलग सेक्शन मैं लूँगा इसमें, बट मैं चाहता हूँ कि आप उससे पहले मैप्स देखें। तो ये लगभग 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर और उस जो कि गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाया जाता है। बेसिकली यह एक गुम्फित नदी है जिसके किनारों पर छिछले गर्त पाए जाते हैं और जो
वर्षा काल में जल प्लावित हो जाती है। आप सोचिए कोई रिवर ऐसी है जो बिल्कुल समतल भाग में बह रही है अपने ढेर सारे जल के साथ, तो जैसे ही उसमें बारिश का पानी और भी आएगा वो पानी निकल के बाहर फैलेगा। मैदान का सामान्य ढाल कहाँ है? उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की तरफ। उत्तर पश्चिम कहाँ? उत्तराखंड के आसपास। दक्षिण पूर्व कहाँ? बंगाल की खाड़ी के आसपास। तो उत्तर पश्चिम मतलब ये वाला एरिया, दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम ये, दक्षिण पूर्व मतलब ये। तो ढाल सामान्य रूप से इस प्रकार से इसका है, लगभग 15 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर। मैदान की प्रमुख भू आकृतियों में भाबर, तराई, बांगर, खादर, ये सब चीज़ें मैं आपको भी इससे पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर आप देखिएगा ये कुछ उप विभाजन का मैंने मैप लिया था। मैंने कहा कि अगर आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आए तो आप इस मैप में देखकर भी समझ सकते हैं। हमने कुछ इस तरह से उप विभाजन किया। यह तो है राजस्थान का मैदान जो अभी हमने पढ़ा, यह वाला क्षेत्र है पंजाब हरियाणा का मैदान, और ये जो ग्रीन वाला बाकी का एरिया ये पूरा का पूरा गंगा का मैदान है। इसमें नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। नंबर 3 तो है ऊपरी गंगा का मैदान, नंबर 4 है मध्य गंगा का मैदान और नंबर 5 है निचला गंगा का मैदान। ये इसके और सब डिविजन्स हो गए। यहाँ पर आपको मिलता है ब्रह्मपुत्रा का मैदान। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है। प्लीज़ आप इस मैप को दिमाग में बिठाइएगा। जब भी आप स्टडी करेंगे आपके दिमाग में इमेजिन के रूप में ये मैप चलना चाहिए। तो अभी हम लोग इस गंगा के मैदान की बात कर रहे हैं, इस विशेष क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं जिसमें 3, 4 और 5 सेक्शन को अब हम पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों ने पहले तो पढ़ा गंगा के मैदान का एक विस्तृत विवरण। अब हम बात करते हैं ऊपरी गंगा का मैदान। यह क्षेत्र यमुना नदी द्वारा पश्चिम में देखो आप इस बात को ऐसे समझिएगा, यमुना नदी के तो पश्चिम में एवं दक्षिण में, शिवालिक नदी द्वारा उत्तर में और 100 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा पूर्व में इसकी सीमांकन हम लोग कर सकते हैं। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर है और इसकी सामान्य ऊंचाई लगभग 100 से 300 मीटर के बीच पाई जाती है। गंगा एवं यमुना के अलावा यहाँ पर रामगंगा, गोमती, घाघरा आदि अनेक प्रकार की नदियाँ बहती हैं। ढाल प्रवणता कम है, मैंने आपको बता दिया। ढाल यहाँ पर कम होगा क्योंकि ये समतल क्षेत्र है। दक्षिण पूर्व की तरफ अपवाह मंद हो जाता है और अनेक परित्यक्त वाहिकाएं होती हैं, जैसे मैंने बताया सब ट्रिब्यूटरीज होती हैं और कुछ ऐसी रिवर्स होती है जो अपनी मेन स्ट्रीम को छोड़ करके अलग अलग तरीके से बहती है। गोखुर झील यहाँ देखने को मिलती है। गोखुर झील क्या होती है थोड़ा सा आप यहाँ समझ लीजिए। जैसे कोई रिवर बह रही है और ढाल बंद होने के कारण वो बिल्कुल इस तरह से घूम जाती है, वापस धीरे धीरे चलती है। तो ये जो झील जैसा आकृति का निर्माण हुआ है इसे ऑक्सबो लेक कहते हैं। फिर आप देखिए इसी मैदान के 3 और सब डिवीज़न हैं जिसे हम लोग यमुना दोआब, रोहिलखंड का मैदान और अवध का मैदान क्रमशः ऊपर नीचे के रूप में विभाजित करते हैं। अब मैंने वापस इसी मैप को यहाँ दिखाया है, आप देख लीजिएगा। अभी हमने नंबर 3 पढ़ा है जिसे हम लोग कहते हैं ऊपरी गंगा का मैदान। अब हम लोग पढ़ेंगे मध्य गंगा का मैदान, मतलब नंबर 4। नंबर 4 में देखिएगा इस क्षेत्र की पश्चिमी सीमा, मतलब इस क्षेत्र की पश्चिमी सीमा मतलब ये वाली सीमा 100 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा। मैंने जस्ट अभी जब 3rd नंबर पढ़ाया ऊपरी गंगा का मैदान तब मैंने बोला था इसकी पूर्वी सीमा, वही 4th नंबर की पश्चिमी सीमा यही हो गई, क्योंकि 100 मीटर की समोच्च रेखा और पूर्वी सीमा बिहार बंगाल की सीमा द्वारा, ये बिहार बंगाल की जो सीमा है इसके द्वारा निर्धारित की जाती है। पश्चिम से पूर्व इसकी लंबाई, मतलब ये जो लंबाई है ये लगभग 600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण की ये जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई दिख रही है आपको, ये लगभग 300 किलोमीटर की है। तो इसका धरातल निचला है, समतल है और संपूर्ण अब मान लीजिए अगर हम लोग संपूर्ण गंगा की ही बात कर लें तो इसका सामान्य ढाल मैंने जैसा कि अभी मैंने आपको बताया उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जाएगा। ये बात तो क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ से गंगा की उत्पत्ति है, यहाँ पर गंगा का डेल्टा है, तो उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व की ओर जाता है। और आपको मैंने पिछले वीडियो में एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जैसे ही 2 प्लेटों के एक दूसरे के निकट आने से पर्वतों का निर्माण होता है तो यहाँ एक गर्त बनता है। पर्वत के समीप इस गर्त की गहराई अधिक होगी तथा दूर जाने पर गहराई कम होती जाएगी। तो शिवालिक के समीप इस जलोढ़ मैदान की गहराई अधिक है और जैसे जैसे प्रायद्वीपीय भाग की ओर जाएंगे उसकी गहराई कम होती जाती है। इस क्षेत्र में गंगा के अलावा घाघरा, गोमती, राप्ती, गंडक, कोसी, सोन नदियाँ प्रमुख है, जो कि अक्सर अपना मार्ग को परिवर्तन करने के लिए और भयंकर बाढ़ को लाने के लिए प्रसिद्ध है। कोसी को क्या कहते हैं? बिहार का
शोक के नाम से जाना जाता है। मध्य गंगा को के फिर कुछ उप विभाजन है, अवध का मैदान, मिथिला का मैदान और मगध का मैदान। फिर हम लोग बात करते हैं निचला गंगा का मैदान, जहाँ पर आपको डेल्टा के दर्शन होते हैं। द साउदर्न मोस्ट प्लेन ऑफ गंगेटिक रीजन, जिसको हम लोग इस मैप में नंबर 5 से दर्शा सकते हैं, भारत का पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का क्षेत्र इस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाएगा। इसमें फिर हम लोग उत्तर, मध्य और दक्षिण 3 और अलग अलग भागों में इसे हम लोग उप विभाजन के तौर पर विभाजित कर सकते हैं। तो निचले गंगा के मैदान का विस्तार लगभग 80,000 किलोमीटर में है। उत्तर में दार्जिलिंग, जैसा मैंने भी आपको बताया मैप में, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र में उत्तर में दार्जिलिंग, हिमालय के गिरिपाद से लेकर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में छोटा नागपुर के पठार से लेकर के पूर्वी छोर में बांग्लादेश की सीमाओं तक, बांग्लादेश एवं असम की सीमाओं तक इसका विस्तार है। पश्चिमी सीमा लगभग 150 मीटर समोच्च रेखा द्वारा निर्धारित की जाती है, जबकि पूर्वी सीमा का निर्धारण भारत बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा द्वारा किया जा सकता है। यद्यपि समूचे मैदान को डेल्टा माना जाता है, परंतु वास्तविक डेल्टा का विस्तार इसके मात्र 2/3 भाग पर ही है। जो दक्षिण वाला हिस्सा है और जो मध्य वाला हिस्सा है, वहाँ पर डेल्टा का विस्तार पाया जाता है। जैसे राजमहल गारो गैप जो है, उसके दक्षिण में मुख्य रूप से डेल्टा पाया जाता है। मैदान का सामान्य ढाल दक्षिण पूर्व की ओर होगा, वही वाला ढाल है। असम डेल्टा में ढाल प्रवणता थोड़ी कम होती है, ठीक है। इसको अब आप देखिए, इसे हम लोग फिर तीन उप विभाजों में विभाजित कर सकते हैं। ऊपरी बंगाल का मैदान, मैंने अभी आपको मैप में बताया, वास्तविक डेल्टा और रार का मैदान। रार के मैदान में कौन कौन से क्षेत्र हैं, किस किस में कौन से क्षेत्र आए देख लीजिए। आसनसोल, बाकुंडा आदि क्षेत्र है। यह लैटेराइट प्रधान क्षेत्र है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ब्रह्मपुत्रा का मैदान। अब आप ये देखिएगा, ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है उसको हम लोग इस मैप में देखिएगा, ये वाला एरिया ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाता है। अपेक्षाकृत सकरा क्यों है ये आपको पता होना चाहिए। उत्तर में तो शिवालिक की श्रेणियां हैं, डाफला, मिरी, अभोर, मिश्मी। यहाँ डाफला, मिरी, अभोर, मिश्मी, ये पूरा का पूरा कौन सा एरिया है, हिमालय रीजन है। क्लियर है। तो यहाँ पर तो आ गए हिमालय पर्वत, यहाँ पर आ गया मेघालय का पठार, गारो, खासी, जयंतिया, और इसके बीच वाला जो क्षेत्र होगा वो कहलाएगा असम का मैदान। अब आप इस ठीक है, इसे आप असम का मैदान या ब्रह्मपुत्र का मैदान कह सकते हैं, जो कि असम की निचली घाटियों के अंदर विस्तृत है। ये ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित किया जाता है। यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। यह मैदान लगभग 720 किलोमीटर लंबा और लगभग 80 किलोमीटर चौड़ा है, जो कि लगभग 56,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। पश्चिम को छोड़कर लगभग सारे ही क्षेत्र पर्वतीय संस्थाओं से घिरे हुए हैं, ठीक है। इसका जो सीमांकन है वो 150 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा किया जाता है। इसका सामान्य ढाल, अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ढाल अलग हो जाएगा, पश्चिम की ओर है, मतलब क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी फ्रॉम ईस्टर्न टू वेस्टर्न एरिया के अंदर प्रभावित होती है, तो इसका ढाल वेस्टर्न एरिया की तरफ है, पश्चिम की तरफ ये बहती है। ढाल प्रवणता कम है। ढाल प्रवणता कम होने के कारण रिवर कैसी हो जाती है, गुम्फित हो जाती है, ठीक है, छिछली जैसी हो जाएगी। और इसमें कई सारे नदीय द्वीप बनते हैं, जैसे मांजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, देखिए। और इसके अंदर अगर हम लोग और देखें तो यहाँ पर गोखुर झील, दलदल आदि का विस्तार होता है। इसे पुनः उप विभागों में ऊपरी और निचली असम घाटियों के अंदर विभाजित कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी हम लोगों ने जो बात करी वो थी ब्रह्मपुत्र मैदान की। इससे पहले जब हम लोगों ने बात करी, उसके अंदर हम लोगों ने बात करी थी गंगा के मैदान की बात की थी। बेसिकली आपको इस मैप को समझना है कि जो हमने क्षेत्र के आधार पर गंगा के मैदान को विभाजित किया है वो कुछ ऐसा है 1, 2, 3, 4 और 5। जो फर्स्ट वाला भाग था राजस्थान, दूसरा वाला भाग था पंजाब हरियाणा का मैदान, तीसरा वाला भाग जो है वो है ऊपरी गंगा का मैदान, फोर्थ है मध्य गंगा, पांचवा है निचले गंगा मैदान, और यहाँ पर कुछ छठा वाला होगा एरिया, ये कहलाएगा ब्रह्मपुत्रा का मैदान। और कुल मिला के अभी हम लोगों ने उत्तर के विशाल मैदान की एक विस्तृत चर्चा की है, जिसमें भाबर, तराई, बांगर और खादर क्षेत्र, साथ ही इसके विभिन्न उप विभाजन जिसको हम लोग क्षेत्रों के आधार पर बांटते हैं 1, 2, 3, 4 और 5 एंड यहाँ पे 6। तो इन सभी क्षेत्रों के बारे में एक हमने विस्तृत चर्चा की है। गंगा का मैदान यही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रायद्वीपीय भारत के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन।